महात्मा गांधी कोई फादर ऑफ नेशन नहीं बल्कि एक ब्रिटिश एजेंट था। हाँ? देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये क्लेम है इंडिया के फेमस हिस्टोरियन अभिजीत चावड़ा का। मिस्टर गांधी बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है। मैं अनफॉर्चुनेटली ये कह रहा हूँ कि ही वाज अ ब्रिटिश एजेंट। अच्छा आप खुद ही सोचो कि महात्मा गांधी फादर ऑफ इंडिया कैसे हो सकता है, क्योंकि इंडिया तो हजारों सालों से एग्जिस्ट करता था, तो महात्मा गांधी इसका फादर कैसे बना। जिन्ना पाकिस्तान का फादर इसलिए है क्योंकि उसने पाकिस्तान को बनाया, लेकिन इंडिया तो पहले से ही एग्जिस्ट करता था, फिर महात्मा गांधी फादर ऑफ इंडिया कैसे हो सकता है। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? इससे पहले कि आप बोलोगे कि ये वीडियो झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी पर ऐसे ऐसे सीरियस एलिगेशंस लगते हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि बापू ऐसा कैसे कर सकता है। पहला एलिगेशन, गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई। अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, क्योंकि गांधी जी उस टाइम पर एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे, लेकिन इसके बाद भी गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की। एलिगेशन नंबर 2 कि महात्मा गांधी ने ही पाकिस्तान बनवाया। अगर नहीं बनवाया तो कम से कम जिन्ना को हेल्प किया मुसलमानों के लिए सेपरेट देश बनाने के लिए, और देश के 2 टुकड़े करने के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए, और पाकिस्तान ने इन्हीं 55 करोड़ रुपए की हेल्प से इंडिया पर अटैक किया और कश्मीर का आधा हिस्सा अपने साथ ले गए। अगर गांधी ने पाकिस्तान को वो 55 करोड़ ना दिए होते तो आज कश्मीर का इशू होता ही नहीं। गांधी जी का झुकाव था मुसलमानों की तरफ, और वो एक हिंदू फोबिक लीडर थे, मीन्स हिंदुइज्म से नफरत और मुसलमानों से मोहब्बत करते थे। ये और इस तरह के कई सीरियस एलिगेशंस लगाए जाते हैं महात्मा गांधी के ऊपर, इसीलिए आप दिल थाम के शांति के साथ बैठिए। मैं बापू पर लगी एक एक एलिगेशन को विद प्रूफ आपके सामने डिबंक करने वाला हूँ। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसे। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक है उस नैरेटिव के ऊपर जिसमें गांधी जी को एक विलन और देशद्रोही बताया जाता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। एलिगेशन नंबर 1, गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई। ये पहले आप इन्हीं की जुबान से सुनिए। आज हम आपको ये बताएंगे कि भगत सिंह महात्मा गांधी की आंखों में चुभने क्यों लगे थे। बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। देखिए मैं ये पूरा वीडियो नहीं चला सकता हूँ ड्यू टू कॉपीराइट इशू, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सुधीर भाई का कहना है भगत सिंह की फांसी के कुछ टाइम पहले गांधी जी और इंडिया के वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक पैक्ट हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इस पैक्ट में गांधी और इरविन ने बहुत डिटेल में बात की है, लेकिन महात्मा गांधी ने यहाँ पर कहीं भी भगत सिंह का जिक्र नहीं किया। हालांकि यही वो टाइम था जब गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, क्योंकि इस पैक्ट के कुछ ही दिनों के बाद भगत सिंह जी को शहीद किया गया। अब आइए पहले सुधीर भाई के ऊपर ही स्ट्राइक करते हैं। ये है उस मीटिंग की एक्चुअल डिटेल्स। गांधी जी इरविन से कहते हैं अगर आप भगत सिंह की फांसी को कैंसिल नहीं कर सकते तो कम से कम इस फांसी को थोड़ा सा डिले कीजिए, लेकिन लॉर्ड इरविन ने नहीं माना। फिर गांधी ने इरविन से कहा मैं एक्सेप्ट करता हूं कि भगत सिंह एक बहुत ही ब्रेव इंसान है। देखिए यहाँ पर ब्रेव का मतलब है कि भगत सिंह एक जवान लड़का है जिसके खून में नेशनलिज्म कूट कूट के भरा है, तो जवानी के जोश में जब इंसान नेशनलिस्ट बनता है, इसी चीज को यहाँ पर गांधी ने ब्रेव कहा। मैं मानता हूँ कि भगत सिंह एक बहुत ही ब्रेव इंसान है, लेकिन मौत की सजा देना एक बहुत ही इवल पनिशमेंट है, क्योंकि इसमें इंसान को सुधरने का मौका नहीं मिलता। चलो मानता हूँ भगत सिंह ने जो भी किया, लेकिन मैं इंसानियत के नाते आपसे गुजारिश करता हूँ कि भगत सिंह को फांसी मत दो। अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम थोड़ा सा डिले कीजिए। लेकिन यहाँ पर इरविन ने गांधी जी की बात मानने से बिल्कुल इनकार किया। इसके बाद गांधी जी ने तेज बहादुर सप्रू, एमआर जेकर और दूसरे डेलीगेट्स को वाइसराय इरविन के पास भेजा कि आप कुछ भी करके इरविन को इस बात पर मनाओ कि भगत सिंह को फांसी ना दी जाए, लेकिन इरविन ने इन्हें भी रिजेक्ट किया। अब आप खुद ही सोचकर बताइए कि क्या गांधी जी के पास कोई और चारा था, कोई और तरीका था भगत सिंह को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ भगत सिंह के फांसी का टाइम नजदीक आ रहा था, तो गांधी जी ने एक और नाकाम कोशिश की। गांधी ने क्या किया कि उसने इरविन को लेटर लिखना शुरू किए। मैं मानता हूँ कि भगत सिंह की फांसी को आप नहीं रोक सकते, ये करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ टाइम के लिए डिले तो कर सकते हैं। मुझे इस बात का अंदाजा है कि आपके ऊपर भी प्रेशर है भगत सिंह को फांसी दिलवाने का, लेकिन इस बात को समझिए कि अभी देश के लोग भगत सिंह के साथ खड़े हैं, वो भगत सिंह को हीरो मानते हैं। इसलिए अगर आपने भगत सिंह को फांसी दे दी तो देश में हड़कंप मचेगा, हालत खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगत सिंह को अभी फांसी ना दी जाए।
लेकिन यहाँ पर आप बात को समझिए कि इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के ऊपर भी प्रेशर था भगत सिंह को फांसी देने का, क्योंकि भगत सिंह ने जो काम किया वो बहुत ही डेयरिंग था। दैट वाज एन ओपन चैलेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर वो उस टाइम पर भगत सिंह को फांसी ना देते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही बगावत होने का खतरा था। इस वजह से भगत सिंह के एग्जैक्ट डेट से एक दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। भगत सिंह की फांसी को प्लान किया गया था 24 मार्च को, लेकिन फिर प्रेशर की वजह से एक दिन पहले मींस 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई। मैसेज गलत, वो पूरे आंदोलन की जो नींव थी वो खत्म हो जाती। अहिंसक आंदोलन का जो बुनियाद रखी गई थी वो ध्वस्त हो जाती। ये हैं सीडीपी श्रीवास्तव सर। इनका क्लेम ये है कि गांधी जी ने भगत सिंह को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि गांधी जी खुद नॉन वायलेंट थे और भगत सिंह थे वायलेंट। मीन्स गांधी जी की अपनी फिलॉसफी यहाँ पर वायलेट हो जाती। एक तरफ से अहिंसा की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ से अगर वो फिर वायलेंट भगत सिंह को बचा लेते, यहाँ पर गांधी जी की अपनी रेपुटेशन कम हो जाती। अब आइए इसको देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये हैं लॉर्ड इरविन के एक्चुअल वर्ड्स। जब महात्मा गांधी मेरे सामने भगत सिंह की फांसी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे तो मैं खुद हैरान था कि कैसे गांधी जी अपनी आइडियोलॉजी के विपरीत इंसान मीन्स भगत सिंह की फांसी के लिए मेरे सामने भीख मांग रहे हैं। गांधी जी का ये रवैया देख के मैं खुद हैरान हो गया कि ये एक तरफ खुद ही नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि भगत सिंह वायलेंट था लेकिन इसको फांसी मत दो। दूसरा और सबसे फेमस क्लेम कि गांधी जी ने ही देश के 2 टुकड़े किए और फिर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए और उन्हीं 55 करोड़ रुपए के हेल्प से पाकिस्तान ने फिर कश्मीर पर अटैक किया। पहले आप इस बात को समझिए कि इंडिया का पार्टीशन हुआ क्यों। आपको स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड की, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि कांग्रेस के लीडर्स ने जिन्ना की इस डिमांड को माना ही क्यों। एक तरफ तो जिन्ना अकेला था और दूसरी तरफ से इतने कांग्रेस के लीडर्स थे, इन सब ने जिन्ना की डिमांड को पहले एक्सेप्ट ही क्यों किया। इस चीज को समझने के लिए हमें आजादी से 1 साल पहले मीन्स अगस्त 1946 के हालात को समझना होगा। आजादी से ठीक 1 साल पहले मीन्स 16 अगस्त 1946 जिन्ना लॉन्च करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, जिसका लिटरली एक ही मकसद था, वो था इंडिया में दंगे करवाना। क्योंकि जब इंडिया में बहुत सारे लोग मरेंगे, इंडिया डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो कांग्रेस के लीडर्स जिन्ना के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर जिन्ना उनके सामने अपनी डिमांड रखेगा कि या तो हमें सेपरेट पाकिस्तान दे दो या फिर देश में तब तक ही हालात रहेंगे जब तक पूरा देश डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जिन्ना ने ओपनली कहा था कि या तो भारत के 2 टुकड़े होंगे या फिर भारत डिस्ट्रॉय होगा। 16 अगस्त को जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च करते हैं और अगले 3 दिनों तक अकेले बंगाल में 15,000 लोग दंगों में घायल हो जाते हैं। 2 महीने बाद बंगाल के शहर नोआखली में दंगे शुरू हो जाते हैं। हथियार उठाए लोग लूटपाट करने लगते हैं। लोगों के घरों को आग लगाई जाती है। जो लोग कल तक एक साथ रहते थे आज एक दूसरे के घर जला रहे थे। मैस किलिंग हो रही थी। इवन फोर्स कन्वर्जन भी देखने को मिला। मीन्स फोर्स के ब्याह पर हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू बनाया जाता था। अब यहाँ पर वीडियो को 1 मिनट रोक के सोचिए कि अगर आज के टाइम पर ऐसे कुछ हालात बनते हैं तो गवर्नमेंट क्या काम करेगी, गवर्नमेंट इस चीज को कैसे कंट्रोल करेगी। मेरे कहने पर अब एक बार इस वीडियो को रोक के सोचो कि अगर आज के टाइम पर ये होता तो गवर्नमेंट क्या करती। अब आइए बताता हूँ गांधी जी ने क्या किया। 6 नवंबर को खुद गांधी जी पैदल चल के नोआखली जाते हैं और अगले 3 महीने तक खुद गांधी जी नोआखली में ही रहते हैं। पैदल चल के वो नोआखली के एक गांव में जाते हैं जहाँ पर ये दंगे हो रहे थे। हर गांव में एक मुसलमान और एक हिंदू नेता को उठाया, उनके साथ बात की और उन्हें इस बात पर कन्विंस किया कि वो कुछ टाइम तक एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहेंगे। गांव की लीडरशिप इन दोनों को इक्वली दी जाएगी, लेकिन रहना इन्हें एक ही घर में है, क्योंकि इस तरह से गांव के आम लोगों पर ब्रदरहुड और यूनिटी का इंप्रेशन पड़ेगा। गांव के आम लोगों को एकता का संदेश मिलेगा। और हैरानी की बात यह है कि गांधी जी ये सब करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप गांधी जी की पर्सनैलिटी को देखो। कल तक जो लोग एक दूसरे के सर काट रहे थे, गांधी जी की एक एडवाइस पर वो एक साथ रहने लगे। इस तरह से गांधी जी नोआखली में दंगे तो रोके हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरा देश खून से लहूलुहान हो रहा था। समझो कि एक अकेला 80 साल का बुजुर्ग इंसान कहां तक जा सकता था। गांधी जी एक शहर में शांति लाते थे, दूसरी तरफ 4 और सिटीज में दंगे शुरू हो जाते थे। गांधी जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन डेफिनेटली वो पूरे देश में दंगे एक साथ नहीं रोक सकते थे। इसी वजह से एक टाइम पर नेहरू जी ने कहा था कि गांधी जी मरहम लेके देश के जिस्म पर लगे हुए घावों को भर रहे हैं, लेकिन वो इन जख्मों का, इन इंजरीज का असल कारण नहीं जानते। तो यही वो टाइम था जब गांधी जी को भी रियलाइज हुआ कि इस तरह से वो एक एक शहर में जाके शांति लाके इस मसले को हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन्ना का एक ऑर्डर आता था और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू होते थे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अब गांधी ने डायरेक्ट डिप्लोमेसी की दुनिया में कदम रखा। मीन्स अभी तक गांधी जी ग्राउंड लेवल पर गांव देहातों और शहरों में जाके लोगों को समझाते थे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद गांधी जी ने टॉप लेवल से काम करना शुरू किया। एंड फॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया का वाइसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन, जो खुद भी इंडिया का डिवीजन नहीं चाहते थे। तो उन्होंने जिन्ना के सामने यूनाइटेड इंडिया का एक प्रस्ताव रखा, लेकिन जिन्ना ने सीधा सीधा माउंटबेटन के इस आइडिया
आइडिया को ठुकराया। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि गांधी जी ने बंटवारा रोकने के लिए क्या क्या किया था। गांधी जी ने फैसला किया कि वो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक मीटिंग करेंगे। अब उस मीटिंग के आप डिटेल्स देखिए। गांधी जी माउंटबेटन से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज इंडिया का बंटवारा मत करो। Lord Louis, don't do it. तो माउंटबेटन कहते हैं कि भारत का बंटवारा करना हमारे लिए आखिरी विकल्प होगा। जब हमारे लिए बाकी सभी रास्ते बंद हो गए उस टाइम पर हम भारत का बंटवारा करेंगे, लेकिन अभी के टाइम पर हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। Hand on heart assure you that dividing India is the last thing I want. It's a solution that I refuse to resort to if there's any other choice. लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर खुद लॉर्ड माउंटबेटन के पैरों से जमीन खिसक गई। Make Jinnah the Prime Minister. What? You can't be serious. मीन्स देश के सभी हिंदूज जिन्ना के रूल के अंडर रहेंगे। गांधी ने कहा कि अगर यही तरीका है देश का बंटवारा रोकने का तो यही सही। जस्ट इमेजिन गांधी जी ने यहाँ पर कैसे दिल पर पत्थर रख के ऐसी बात कही होगी कि वही जिन्ना जो देश में वायलेंस करवाते हैं, दंगे भड़काते हैं। गांधी जी इस बात पर भी तैयार हो गए कि इसी जिन्ना को भारत का लीडर बनाओ, लेकिन जिन्ना ने इस ऑफर को भी रिजेक्ट किया। गांधी जी यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने फिर से माउंटबेटन को लेटर लिखना शुरू किए। पूरे भारत की गवर्नमेंट ही मुस्लिम लीग के हवाले कर दो, अगर जिन्ना इसी से खुश हो जाएंगे तो यही सही, और अगर जिन्ना इस बात से खुश नहीं हुए तो फिर कांग्रेस को गवर्नमेंट दी जाए जिसमें मुस्लिम लीग के भी लोग रहेंगे। लेकिन जिन्ना ने इस ऑफर से भी इनकार किया। अब एक तरफ जिन्ना अपनी बात से नहीं हट रहे थे और दूसरी तरफ से पूरा देश लहूलुहान हो रहा था। चारों तरफ इंसानों की लाशें बिछी हुई थी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना की डिमांड को एक्सेप्ट किया कि अब पाकिस्तान को बनाने के अलावा कोई दूसरा चारा हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि जिन्ना ने ओपनली कहा था कि यहाँ तो भारत का पार्टीशन होगा या फिर भारत ही तबाह होगा। अब आप यहाँ पर फिर से टाइमलाइन को समझिए। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्ना की डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद गांधी जी लास्ट में इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि गांधी ने यह भी कहा था कि पहले मेरी लाश के 2 टुकड़े हो जाएंगे, उसके बाद मैं देश के टुकड़े होने दूंगा। लेकिन जिन्ना कभी भी गांधी जी के साथ मिलते ही नहीं थे। जिन्ना की बात या तो नेहरू से होती थी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल से होती थी, क्योंकि गांधी की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उसके सामने कोई भी ज्यादा बोलता नहीं था। फिर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, कोई भी गांधी के सामने ज्यादा नहीं बोलता था। आप समझो कि हर कोई गांधी जी को एक रेस्पेक्ट की नजर से देख रहा था। इस वजह से जिन्ना ने हमेशा गांधी को अवॉइड किया। अब है एक और क्लेम कि गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए, जिन 55 करोड़ से फिर पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया। अब आप पहले ये समझिए कि गांधी ने 55 करोड़ अपनी जेब से नहीं दिए, बल्कि इंडिया के रिजर्व बैंक में जो भी पैसे थे वो डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड होने थे। तो इसमें पाकिस्तान को मिलने थे 75 करोड़, जिनमें से उन्हें 20 करोड़ तो पहले ही मिले थे। अब बचे थे उनमें से 55 करोड़। अब आप यहाँ पर टाइमलाइन को समझिए। पाकिस्तान के 55 करोड़ थे भारत के पास, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान अटैक करता है कश्मीर के ऊपर। तो भारत के जो लीडर्स थे मेनली पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो चाहते थे कि कुछ टाइम तक पाकिस्तान के 55 करोड़ फ्रीज किए जाए, मींस पाकिस्तान को ना दिए जाए जब तक जंग खत्म हो जाएगी। बट लीगली इंडिया ऐसा नहीं कर सकता था। उस टाइम पर भले ही इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो चुके थे, लेकिन अभी तक दोनों कंट्रीज को लॉर्ड माउंटबेटन ही लीड कर रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी से कहा कि आप पाकिस्तान के पैसे नहीं रोक सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो पाकिस्तान इस इशू को यूनाइटेड नेशन में ले जा सकता है, और वहां से फिर इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा, जिससे फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया का ही नाम खराब होगा, क्योंकि ये 55 करोड़ पाकिस्तान का हक था। तो गांधी भी एक शरीफ तबीयत का इंसान था। उसने बोला कि चलो अगर लीगली पाकिस्तान को ये पैसे मिलने ही थे तो चलो इन्हें दे ही देते हैं। अब क्यों अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का नाम क्यों खराब करेंगे। और दूसरी तरफ से इसी टाइम पर दिल्ली में दंगे चल रहे थे। गांधी जी इन्हीं दंगों को रोकने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो गांधी यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर थे, और दूसरी तरफ से भारत ने पाकिस्तान को ये 55 करोड़ रुपए दे दिए। अब ये जो लोग हैं ये इन दो इंसिडेंट्स को आपस में जोड़ देते हैं कि गांधी जी पाकिस्तान के लिए अनशन पर बैठे कि आप पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो मैं हंगर स्ट्राइक में अपनी जान दे दूंगा। हालांकि ये दो अलग अलग इंसिडेंट्स थे। गांधी की स्ट्राइक का मकसद था दंगे रोकना, और भारत ने पाकिस्तान को पैसे दे दिए। तो ये लोग इन दो इंसिडेंट्स को आपस में मर्ज करते हैं और गांधी जी को इस बात पर बदनाम करते हैं कि उसी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाए। अब आखिरी सवाल कि गांधी जी भारत के फादर क्यों हैं? भारत तो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। उसका रीजन ये है कि हर कंट्री का एक फादर ऑफ नेशन होता है। अब वो गांधी को ही क्यों बनाया गया, भगत सिंह को क्यों नहीं, किसी दूसरे सरदार पटेल को क्यों नहीं? उसका रीजन ये है कि फादर ऑफ द नेशन उस इंसान को बनाया जाता है जो बहुत ही पॉपुलर होता है, और इंडिया में ये स्टेटस था गांधी जी के पास। गांधी जी के एक आर्डर पर पूरे भारत के लोगों का सर झुकता था, और ये आज के लोग कहते हैं कि उन्हें फादर ऑफ द नेशन क्यों बनाया गया। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी की सेलिब्रेशन कर रहा था, तो गांधी जी उस टाइम पर भी नोआखली में दंगे रोक रहे थे, वहां पर भी हंगर स्ट्राइक में थे। जस्ट इमेजिन, भारत आजाद हो गया और दूसरी तरफ से
गांधी जी दंगे रोकने के लिए हंगर स्ट्राइक पर थे। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो उस टाइम पर लॉर्ड माउंटबेटन ने ही कहा था कि कोई भी आर्मी इन दंगों को नहीं रोक सकती है। लेकिन फिर जब 80 साल का बूढ़ा गांधी गया और उसने अपने दम पर उन सभी दंगों को कंट्रोल किया, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा दैट गांधी इज द वन मैन आर्मी। ये वन मैन आर्मी की टर्म सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने यूज की थी गांधी के लिए। लेकिन फिर भी जब एक इंसान ने इस 80 साल के बुजुर्ग इंसान का दिन दहाड़े मर्डर किया, इसको गोली मार के शहीद किया, और आप उस इंसान को अपना हीरो मानते हो, फिर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपकी खोपड़ी में वो बुद्धि नहीं है कि आप गांधी जी की लेगेसी को समझ पाओ। क्योंकि फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, आने वाली जनरेशंस के लिए इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल होगा कि कभी महात्मा गांधी जैसा पीसफुल, नॉन वायलेंट और एनलाइटेंड इंसान भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता था। मैं महात्मा गांधी को अपने टाइम का सबसे पीसफुल, सबसे नॉन वायलेंट और सबसे एनलाइटेंड इंसान मानता हूँ। नॉट ओनली एल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के किसी भी प्रेसिडेंट, किसी भी स्टेट्समैन, किसी भी फिलोसफर को देखो, पूरी दुनिया में गांधी जी को रेस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है। लेकिन अगर इन्हें सबसे ज्यादा गालियां दी जा रही हैं, सबसे ज्यादा बदनाम किया जा रहा है, तो वो अपने ही देश भारत में है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते।